राजनांदगांव पत्रिका में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव राजनांदगांव में कांटे की टक्कर की शुरुआत। कांग्रेस आलाकमान द्वारा किसान हितैषी चेहरा भूपेश बघेल को राजनांदगांव के सीट में उतारे जाने के बाद बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे मोदी के नाम के भरोसे। कांग्रेस आलाकमान द्वारा जारी लिस्ट के बाद कांग्रेस पार्टी के राजनांदगांव लोकसभा प्रत्याशी छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल डोंगरगढ़ दौरा के दौरान राजनांदगांव में पत्रकार वार्ता ली। उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान बीजेपी को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि सत्ता पाने के लिए किसानों को बरगलाकर सत्ता तो पा लिया है, लेकिन अभी तक अपने वादों को पूरा नहीं कर पाया है। बीजेपी किसानों को धान के भुगतान के लिए 3100 रुपये प्रति क्विंटल एक मुफ्त व तत्काल पंचायत के माध्यम से भुगतान करने की घोषणा की थी, बावजूद अभी तक किसानों को अंतर की राशि का भुगतान नहीं किया है। उन्होंने कहा कि वे जब सरकार में आए थे तो अपने घोषणा के मुताबिक सरकार बनने के 2 घंटे के अंदर ही किसानों को भुगतान की व्यवस्था कर दी थी। अब पार्टी ने उस पर विश्वास जताते हुए राजनांदगांव लोकसभा से सांसद का टिकट देने की घोषणा किया है। तो जिस तरह प्रदेश में सरकार चलाने के साथ साथ किसानों के हितों का ध्यान रखा था, उसी तरह अब वह छत्तीसगढ़ की तरफ से तथा राजनांदगांव के किसानों के लिए दिल्ली में आवाज़ उठाने के लिए आशीर्वाद की अपील की है। पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन से विधायक भूपेश बघेल को राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस ने टिकट दिया है। भूपेश बघेल राजनांदगांव सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। दरअसल काफ़ी दिनों से कयास लगाया जा रहा था कि भूपेश बघेल को सांसद प्रत्याशी का टिकट दिया जा रहा है, जो 8 मार्च को शाम से कांग्रेस पार्टी ने राजनांदगांव लोकसभा सीट से उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया है। जाति समीकरण के आधार पर दी गई राजनांदगांव से टिकट। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राजनांदगांव सीट से चुनावी मैदान में उतारने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल राजनांदगांव को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह का यह गृह जिला है। साथ ही वर्तमान गृह मंत्री विजय शर्मा का भी गृह जिला है, इसलिए यह सीट हाई प्रोफाइल सीट माना जा रहा है। वहीं इस लोकसभा सीट से बीजेपी के संतोष पांडे ने पिछले चुनाव में अनजान चेहरा होने के बाद भी मोदी के नाम पर भारी मतों से जीत हासिल की थी और उन्हें दोबारा एक बार फिर इसी सीट से टिकट दिया गया है। अब इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनावी मैदान में उतारे जाने से ऐसा माना जा रहा है राजनांदगांव में सामान्य वर्ग से ओबीसी वर्ग की जनसंख्या में कई गुना का अंतर है और भूपेश बघेल भी ओबीसी वर्ग से है। ऐसे में कांग्रेस ने जाति समीकरण को ध्यान में रखकर उन्हें राजनांदगांव लोकसभा सीट से टिकट दिया है। इसके अलावा भूपेश बघेल कांग्रेस के बड़े नेता होने की वजह से भी कांग्रेस आलाकमान भूपेश बघेल के इस सीट से जीत तय मानकर चल रही है और भी कई वजह बताए जा रहे हैं कि जिस वजह से राजनांदगांव से भूपेश बघेल की सीट फाइनल की गई है। अब इस सीट में कांग्रेस से भूपेश बघेल और यहां बीजेपी से पिछली बार सांसद रहे संतोष पांडे के बीच कांटे की टक्कर होने का अनुमान लगाया जा रहा है। दरअसल देश में मोदी के नाम का डंका चल रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश में 400 सीट से ऊपर जीत की घोषणा से लोगों में भारी उत्साह का वातावरण है। ऐसे में सरकार बनाने के लिए घोषणा के मुताबिक 100 से भी अधिक सीट से भी हार भी गए तो सरकार बीजेपी का बनना तय मान रहे हैं। जहां संतोष पांडे मोदी नाम के सहारे पहले भी जीते थे और अब की बार भी जीतना चाहते हैं, लेकिन जिले में पिछले 5 सालों के दौरान संतोष पांडे सांसद रहते हुए राजनांदगांव जिले के विकास की ओर ध्यान नहीं दे पाए, या यूँ कहा जाए कि संतोष पांडे सांसद रहते हुए राजनांदगांव के लिए पिछले 5 सालों में क्या किया, इस पर संतोष पांडे के पास कोई जवाब दिखाई नहीं दे रहा है। साथ ही अपने ही पार्टी कार्यकर्ताओं से रूबरू न हो पाने से पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी असंतोष का वातावरण निर्मित है, जो संतोष पांडे को भारी पड़ सकता है। इन बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसका फायदा तेज तर्रार कर्मठ व किसान हितैषी नेता भूपेश बघेल को मिलने की संभावना प्रबल हो गई है। बड़े चेहरे पर दांव खेल रही गई कांग्रेस। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ और सेंट्रल लेवल में भी कांग्रेस पार्टी में काफ़ी दमदार नेता माने जाते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई थी और वे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। भूपेश बघेल 5 बार विधानसभा चुनाव जीते हैं। हालांकि 2008 के विधानसभा चुनाव में जरूर उन्हें हार मिली और 2009 के संसदीय चुनाव में भी रायपुर सीट से उन्हें हार मिली, लेकिन 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल ने पाटन विधानसभा से बड़ी लीड से चुनाव जीता था। वहीं 2014 से 2019 तक
के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। लगातार विधानसभा चुनाव लड़ रहे भूपेश बघेल को लोकसभा चुनाव के लिए टिकट देने को लेकर भी राजनीतिक गलियों में हलचल मच गई है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता यह तय मानकर चल रही है कि वे राजनांदगांव सीट से भूपेश बघेल की जीत सुनिश्चित है। वहीं संतोष पांडे भी अपनी जीत पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार 3 गुना ज़्यादा वोटों से जीत का दावा कर रही है। लेकिन राजनांदगांव के जिले के लिए उन्होंने क्या किया, इन सवालों पर असमंजस में होते हुए मोदी के नाम का माला जपने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, जो राजनांदगांव के आम जनता के लिए एक विचारणीय प्रश्न खड़ा कर दिया है। इधर भूपेश बघेल को राजनांदगांव सीट से टिकट देने को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस छत्तीसगढ़ के 11 सीटों में से केवल 2 सीट में ही चुनाव जीत पाई थी। ऐसे में इस लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा सीट लाने के लिए कांग्रेस आलाकमान प्रदेश के बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। आप भी देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रत्याशी बनाया है। राजनांदगांव मेरे लिए अपरिचित नहीं है। जब मेरा जन्म हुआ तो राजनांदगांव दुर्ग एक ही जिला था। 72 में नया जिला बना। अब उसके बाद अब राजनांदगांव के भी बहुत सारे जिले बन गए, जिसमें कवर्धा पहले बना, फिर उसके बाद खैरागढ़ बन गया, फिर भोला मानपुर भी बना। तो जैसे जैसे समय के साथ प्रशासनिक लोगों के बसावट के लिए, लोगों की डिमांड के आधार पर प्रशासनिक इकाइयाँ अब छोटी होती गई हैं और यहाँ के साथियों की बड़ी इच्छा थी इस लोकसभा सीट में 8 में से 5 विधानसभा कांग्रेस ने जीत हासिल की और यहाँ के साथियों की मांग भी थी, विधायक साथियों की भी, और जिला कांग्रेस कमेटी का भी प्रस्ताव था और प्रदेश इलेक्शन कमेटी में भी प्रस्ताव गया और एकमात्र नाम मेरा भेजा गया। तो राजनांदगांव लोकसभा के सभी कांग्रेस जनों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ पर जो अटूट विश्वास साथियों ने किया। तो दूसरा नाम यहाँ से नहीं भेजा गया था, पीसी में केवल एक नाम गया और वहाँ से फिर मेरे सामने थोड़ी सा असमंजस की स्थिति थी। पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी या मुझे प्रचार की जिम्मेदारी सौंपेगी। उन्होंने कहा कि आप पहले चुनाव लड़िए और उसके बाद फिर प्रचार भी करिए। तो आज राजनांदगांव आना हुआ और जो प्यार और स्नेह हमेशा राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में मुझे मिलता रहा है। यहाँ के नागरिक, यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ की महिला, यहाँ के मजदूर, यहाँ अनुसूचित जाति, जनजाति, सभी वर्ग के लोगों ने और तो और पत्रकारों का अपार स्नेह मुझे मिला है। व्यापारियों का भी बड़ा सम्मान, व्यापारियों से भी सम्मान मिला है और हमारे पत्रकार साथियों ने पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक नज़ीर पेश किया है कि आपने 10 एकड़ जमीन भी हासिल की, कॉलोनी भी बनाया, विकास कार्य भी किए, प्रेस क्लब के लिए भी आपने धनराशि, ये आपकी मेहनत है और आप सबकी सक्रियता के कारण से ये संभव हुआ। और जब भी मैं प्रदेश के दूसरे जिलों में दौरा करता था, प्रेस के साथियों से जब चर्चा करता था, हमेशा कहते थे कि आपने राजनांदगांव की ये दिया है हमको दी। मैंने कहा जैसे राजनांदगांव वालों ने प्रयास किया वैसे आप भी प्रयास करें, आपको भी मिलेगा। तो आप पूरे प्रदेश के पत्रकारों के लिए राजनांदगांव में प्रदेश के साथियों ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है और ऐसे आपके ही नक्शे कदम पर चलकर लोग बहुत सारे साथी, बहुत सारे जिले के पत्रकार साथी हैं, वो आगे बढ़े। आप सब ने देखा कि अभी विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अभी 3 महीने बीते नहीं हैं। लोगों में पहली बात तो ये कि कैसे हो गया। पहले सवाल यही था, ये जो रिजल्ट आया किसी को स्वीकार नहीं हो रहा था कि क्या हो। और अब जैसे जैसे दिन बीतते जा रहा है, लोग और
निराशा से भरते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने जिस प्रकार से जो योजनाएं बनाई, हर वर्ग के लिए योजना हमने बनाई थी या उसका लाभ ले रहे थे, केवल योजना भर नहीं बनाया बल्कि उन्हें लाभान्वित करने का काम किया, उस योजना को क्रियान्वित करने का काम किया। आज देखेंगे 3 महीने के में गोधन न्याय योजना से गोबर खरीदी बंद हो गया, वर्मी कंपोस्ट खरीदना बंद हो गया, बिकना बंद हो गया और काम खाली पड़े हैं। रीपा का काम ठप हो गया है। दूसरा जो भूमि श्रमिक है जिसको हम लोग राशि देते थे 7,000 रुपया, वो बंद हो गया। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देते थे, वो बंद हो गया। राजीव युवा विकास क्लब गठन किए थे, उससे भी राशि हर साल 1 लाख रुपया मिलता था, उसको तो बंद ही कर दिया। प्रधान समिति के साथियों को भी 700 रुपया, 700 रुपया, 500 रुपया अध्यक्ष को और 500 सदस्य को मान दे देते थे, वो भी बंद हो गया। बहुत सारी योजनाएं उन्होंने बंद कर दी। और पेंशन की राशि पिछले 4 महीने से लोगों को नहीं मिला है। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो निराश्रित हैं, जो वृद्ध हैं, उनका भी पेंशन पिछले 4 महीने से बंद है, नहीं मिला। और जो योजनाएं चल रही थी उसमें भी आप देखेंगे तो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के लिए हमने कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी ताकि उसके गुणवत्ता में कमी ना आए, शिक्षकों की बराबर भर्ती होती रहे, समान उसे सामग्री तय करने में कोई अड़चन न हो और उसमें बहुत उसका शानदार उसका प्रदर्शन रहा। और प्राइवेट स्कूल से निकाल के सब लोग अपने बच्चों को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में एडमिशन कराए। अब जो सरकार ने उसे फिर से शिक्षा विभाग में मर्ज कर दिया था, तो उसमें कोई अतिरिक्त उसका ध्यान नहीं दिया जाएगा जिस प्रकार से। और जो स्कूलों की स्थिति है, एकल शिक्षक रहेंगे, 2 शिक्षक रहेंगे, विषय के शिक्षक नहीं रहेंगे, उसी प्रकार की शिकायत इसमें भी आनी शुरू हो जाएगी। उनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की कोशिश हमारी थी और जिसमें 750 स्कूल हम लोग संचालित कर रहे थे, अब वो गुणवत्ता तो नहीं रहेगी, इस बात में कह सकता हूँ। उसी प्रकार के स्वास्थ्य योजना है, डॉक्टर फूलचंद बघेल योजना है, वो भी बंद ही है। और साथ ही अब जो किसानों को आज स्थिति क्या है, जब हम सरकार में आए आपको याद होगा कि 2 घंटे के भीतर में जहां हमने ऋण माफी किया था, ये तो ऋण माफी के गृह मंत्री के, उप मुख्यमंत्री की वीडियो सबके पास है। 2 लाख तक के किसानों का कर्ज माफ करेंगे, लेकिन किसी के किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। ये लोग जो 3100 रुपये देने की बात है, आपको समय भी याद है, 2 घंटे के अंदर में हमने 2500 रुपये देने का फैसला किया और किसानों को सीधा भुगतान होने लगा। आज की सरकार बने 3 महीने से अधिक हो गया, अभी तक के किसानों को अंतर की राशि समर्थन मूल्य खरीदी हुई उसमें भी राशि अभी तक नहीं मिल पाया है। आज सुना है कि महतारी वंदन योजना की राशि आज जारी की गई, पता नहीं उसमें भी कितनी तारीखें बदली, कितने बार डेट बदले गए और उसके बाद आज मिला है कि नहीं मिला है? आज मिला है, आज भी संडे है, वो किसी खाते में आया नहीं होगा, संडे में कैसे पता चलेगा? अपने को नहीं पता इस बात में भी आया है। हाँ, लेकिन आप देखेंगे उस समय जब भाषण देते थे तो वे कहते थे कि गांव के महिला हो चाहे शहर की महिला हो, उससे लेकर कलेक्टर की पत्नी तक, तो घर में जितनी विवाहित महिला है सबको ये राशि। हमारे दुर्ग में तो भाषण दिए थे मंसूर जी, तो कहते हैं भूपेश बघेल की पत्नी को 1000 रुपया महीना मिलेगा। और ये लोग घर घर जहाँ फॉर्म भराए थे बस। और अब महिलाओं को फॉर्म भरने के इतने चक्कर काटने पड़े हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है।
वोट जब लेना था तो घर घर में जा फॉर्म भरा है। अब जब वोट मिल गया, सरकार बन गई, तो लोग 1000 के लिए कितना चक्कर काट रहे हैं, सरपंच के पास, पार्षद के पास, बैंक में, तो फिर किसी के पास यदि जॉब कार्ड नहीं है या किसी पर परिचय पत्र नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड नहीं है या आधार कार्ड नहीं है, तो उसके लिए चक्कर लगा रहे हैं। ये सारी बातें परेशानी होने के बाद भी 3 करोड़ जनसंख्या है इस देश में, जिसमें आधी आबादी हमारे यहाँ लिंग अनुपात बहुत बढ़िया है, 1.5 करोड़ आबादी महिलाओं की। अब उसमें 18 साल से कम यदि कहेंगे तो 50 लाख को भी निकाल दें, 1 करोड़। अब ये लोग दे रहे हैं 70 लाख, वो भी चुनाव तक की ही है। उसके बाद आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार रही, तब उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद राशन कार्ड में सत्यापन के नाम से अधिकांश राशन कार्ड, 16 लाख राशन कार्ड बनाए, 16 लाख। चुनाव पहले राशन कार्ड खूब बनाए और चुनाव के बाद 16 लाख राशन कार्ड काटे। अभी भी लोगों को यही शंका है, और ये सही भी है, क्योंकि अभी देखिए जो भी अब फॉर्म भर दे सबको, तो वैसे बहुत लोग फॉर्म रिजेक्ट कर दे, लेकिन जिसका भी फॉर्म है बिना चेक किए सबको दो, और उसके बाद पैरामीटर बाद में तय करेंगे, क्राइटेरिया बाद में तय करेंगे, और उसके बाद फिर कटना शुरू होगा। तो ये 70 लाख तो नहीं रहेगा, ये 30 लाख के आसपास ही रहेगा, आधे से अधिक नाम कट जाएगा, चुनाव तक के है। उसी प्रकार से किसानों को पैसा, आपने तो कहा था कि पंचायत में आपको नगद भुगतान करेंगे, न पंचायत में मिला न नगद मिला। पेमेंट पहले 3 दिन में हो जाता था, 15-15 दिन में भुगतान नहीं हो पा रहा है। धान उठाव पिछले समय मार्च में पूरा धान उठाव हो गया था, फरवरी में अधिकांश धान उठाव हो गया था, अभी 20 लाख मीट्रिक टन धान अभी खुले में पड़े हुए हैं। एक तरफ धान को उठाव नहीं हो रहा है, एफसीआई में जमा नहीं हो रहा है, और दूसरी तरफ ये है कि जो अंतर की राशि है वो भी अभी तक के उसका भुगतान नहीं हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि 12 तारीख को मिलेगा, इसमें भी तारीख पे तारीख। वो तो चुनाव है इसलिए दे रहे हैं। चुनाव होने के बाद जो 2100 रुपये नहीं दे पाए थे, वो 2100 रुपये देंगे। वो तो दिए इसलिए कि हमारी सरकार ने 2500 नहीं 3640, और इस अगले साल तो वैसे 2800 हो जाता, हमने ऐसी योजना बनाई थी। इसीलिए हमने कहा था हम 3200 रुपये भी देंगे, क्योंकि ये जिस क्रम में बढ़ते जा रहा था 5 साल बाद तो 3600 रुपया हो जाए। तो किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, चाहे धान के किसान हो, चाहे गन्ना के किसान हो, चाहे वो मिलेट्स के जो कोदो कुटकी रागी का जो उत्पादन करते हैं। अब उसके लिए कुछ योजना इसके पास नहीं है, जबकि कोदो कुटकी रागी जो बोलते थे तो 10,000 रुपया एकड़ में हम सब्सिडी देते हैं, वो भी बंद है इस साल। बताइए, कोई बताए भला कोदो कितना क्विंटल, कितना मीट्रिक टन जो खरीदे हैं, बताए राज्य सरकार कि रागी कितना खरीदे, कोदो कितना खरीदे, कोदो कुटकी रागी खरीदी बंद कर दी है। तो ये स्थिति इस सरकार की है। नक्सल के मामले में जैसे सरकार आती, भाजपा की सरकार आती, नक्सलवाद बढ़ जाता। आदिवासियों को फर्जी एनकाउंटर करके न केवल मारा जा रहा है, बल्कि उनको जेल में ठूसा भी जा रहा है। बंद कर रहे हैं, फिर से भय व्याप्त होगा। 5 साल पूरे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नक्सलियों को हमने पीछे धकेल दिया था, 600 गाँव खाली उनसे करा दिए थे। सड़कें, पुल, पुलिया, आवागमन, स्कूल, हॉस्पिटल सबका निर्माण हमने किया, लोगों के जीवन स्तर ऊपर उठाया। लेकिन अब इस सरकार आने के बाद लगातार, चलिए अब सांसद संतोष पांडे से भी जानते हैं
कि वो किन आधारों पर चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा में तो केवल एक ही मुद्दा है और वो है मोदी जी के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल की उपलब्धियां। और ये जो 5 साल का और दोनों मिलाकर के जो 10 साल का कार्यकाल है वो तो ऐतिहासिक है। राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर का निर्माण से लेकर के धारा 370 खत्म करने का, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में, और जिस प्रकार से आज जो हिंदुस्तान में ऐसे उन देशों को, लोगों को और फिर से भारत माता की धरती में आश्रय देने का काम, 3 तलाक समाप्त करने का काम, और इसके अलावा जितने भी हमारे मान बिंदु हैं उसकी रक्षा करने का काम, आईपीसी, सीआरपीसी और ऐसे गुलामी के काल 1860 से लेकर के जो धाराएं थी और ऐसे अनेक जो ये दर्शाता था कि हम गुलाम थे, तो ऐसे उन सब चिन्हों को भी समाप्त करने का काम और स्वाभिमान को जगाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिसको जनता चाहती है कि एक बार फिर से माननीय मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को और फिर से यहाँ शासन में जिता करके लाएंगे। ऐसे कौन से बड़े काम किए हैं जो जनता आपको याद करेगी? सबसे बड़ा काम तो अभी रेलवे का है, जो ज्वाइंट एडवेंचर है, संयुक्त उपक्रम है, डोंगरगढ़ से लेकर के कटघोरा तक जो नई रेल लाइन है हमारी सरकार ने शुरुआत किया था, किंतु कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार ने उसमें अवरोध पैदा कर दिया था। फिर से हमारी डबल इंजन की सरकार अब 300 करोड़ रुपए उसके लिए बजट में भी प्रावधान रखे हैं। तो इस प्रकार से चाहे रेलवे की बात हो, मेडिकल कॉलेज के लिए सभी प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था कवर्धा में ये खोजने चालू कर दिए हैं कि कहाँ पे वैकल्पिक कॉलेज लगेगा और सारी सब प्रकार की व्यवस्था। तो मेडिकल कॉलेज भी है। साथ ही साथ मैं कहूँगा कि हमारा हैदराबाद एक्सप्रेस में जो राजनांदगांव, डोंगरगांव यहाँ से गुजर रही है, तो इस प्रकार से साथ ही साथ लांजी बालाघाट से गातापार खैरागढ़ होते हुए और कुम्हारी होते हुए रायपुर को टच करेगी। इसके साथ साथ गढ़चिरौली के लिए तो ये 4,000 करोड़, 4,500 करोड़ और हमारा मुंगेली से लेकर के पौड़ी तक कवर्धा क्षेत्र में ये ऐतिहासिक है। और मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा सड़कों से ही विकास आती है, सड़कों का जाल बिछ गया है। इसके अलावा भी हमारे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ऐसे 38 सड़कों की स्वीकृति पहले हुई थी 242 करोड़। केंद्रीय मद से कुल 250 किलोमीटर की सड़क हेतु 149 करोड़ की मंजूरी उस समय हुआ था। इसके अलावा डोंगरगढ़ से बोर तालाब की जो सड़क थी उसकी भी स्वीकृति मैंने कराया। माता बमलेश्वरी के लिए प्रसाद योजना के अंतर्गत 43 करोड़ की राशि, जिसमें अनेक निर्माण काम हो रहे हैं, 200 करोड़ के काम हमारे ये कहें कि नागपुर से जो हमारा ये रायपुर की तरफ जो अपना रेलवे रूट है, 200 करोड़ के काम, उसमें अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज, ये सारे काम चल रहे हैं। और ये खुशी की बात है, राजनांदगांव और डोंगरगढ़ दोनों में अमृत स्टेशन बनने वाला है। ये सौगात माननीय नरेंद्र मोदी जी का है, हम उनके प्रति आभारी हैं। इस बार जीत के लिए क्या कहेंगे और कितनी मार्जिन से जीत सकते हैं? इस समय हम पिछले समय से 3 गुना ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। राजनांदगांव में बेरोजगारी की बड़ी समस्या है। बीएमसी मिल हुआ करता था जिससे लोगों को रोजगार उपलब्ध होता था, वो बंद हो गई है। तो रोजगार के लिए, कोई उद्योग के लिए किस तरह प्रयास करें?
माननीय मोदी जी की ही सरकार है जो लोकल वोकल की बात करती ही नहीं बल्कि काम की है इसमें। और सबसे ज़्यादा रोजगार स्वतंत्रता के बाद कभी कहीं मिला है तो अभी माननीय मोदी जी के शासनकाल में। आज आप देख रहे हैं अग्निवीर के नाम से तो चल ही रहा है नौजवानों की भर्ती। गांव गांव में लोन लेकर के काम करने वाले लोग, चाहे वो कियोस्क हो, हमारे इलेक्ट्रिक फिटिंग की बात हो, मोटर वेंडिंग की बात हो, मोटरसाइकिल बनाने की, तो सबको ट्रेनिंग देने का काम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग भी देना, किट देना और लोन देना, सबको रोजगार देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में किसान बड़ा मुद्दा था। आपने अपने मैनिफेस्टो में 31 रुपए देने की बात भी की थी, घोषणा भी कर दी है। समर्थन मूल्य की राशि भी आप दे चुके हैं किसानों को, लेकिन अंतर की राशि नहीं दे पाए हैं अभी तक के, तो ये चुनाव को प्रभावित करेगा? जनता जानती है, जनता का पूरा विश्वास है और उस पर बहुत जल्दी आने वाले समय में तो जनता जानती है कि मोदी की गारंटी, चाहे माताओं के लिए, महिलाओं के लिए मातृवंदन योजना, नवयुवकों के लिए, कारीगरों के लिए, किसानों के लिए, वनवासियों के लिए, सब क्षेत्र में सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी यदि किसी का काम है तो सम्माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्य है। और जनता चाहती है कि इस बार नहीं बल्कि बार बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार बने। दाताओं का आरोप है आप पर कि वो आपसे थोड़ा दूर रह पाए हैं, किसी प्रकार का समस्या निवारण शिविर या कैंप कार्यालय में ऐसा कोई शिविर नहीं लगाए जिससे उनकी दूरियां बढ़ी है, इसको लेकर क्या कहेंगे? मेरा 5 साल का प्रवास, मतदाताओं के, जनता के बीच जाना और रहना, प्रोटोकॉल आप निकाल करके देख लें, 5 साल का डे टू डे मैं अपना निकलवाया कि मैं आखिर कितना किलोमीटर चला। आपको जानकर यह खुशी होगी मेरे क्षेत्रवासियों को, आज की तारीख में मैं 4,58,000 किलोमीटर चल चुका हूं। अब जब गाड़ी ये चली है तो कहीं कहीं तो मैं गया हूं, और इसके लिए मैं नहीं कहता कि और किसी से आप तुलना कर लें, किंतु जब बात आती है तो आप औरों का भी निकाल के देख लें। तो मैं हमेशा जनता के बीच रहा हूं, और जो इस प्रकार की बात करते हैं वो जानते हैं, जनता जानती है। और सब प्रकार से यदि किसी को, जनता को विश्वास है तो मेरे ऊपर है। और मैं कह सकता हूं कि सदन के अंदर हो, चाहे जनता के बीच में हो, क्षेत्र के अंदर हो, मैं तो शुरू से प्रवासी रहा हूं। तो आप